वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो एचपीएससी का जो हमारा सिलेबस है स्क्रीनिंग का, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम केवीएस का इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये सिलेबस भी उससे मिलता जुलता है। बस एचपीएससी वाले हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पीजीटी इकोनॉमिक्स स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं ऐड कर दिए गए हैं, नए टॉपिक। बाकी केवीएस का और एचपीएससी का सिलेबस काफ़ी जो है मिलता जुलता है। जो फर्स्ट टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है वो क्या है, हमें पढ़ना है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होती क्या है उसकी डेफिनेशन बताओ। सेंट्रल प्रॉब्लम एक इकोनॉमी की कौन कौन सी होती है, केंद्रीय समस्या, और कैसे जो है हमें चॉइस करनी पड़ती है। इकोनॉमिक सिस्टम तीन तरह के सिस्टम होते हैं ना, एक तो मिक्स होता है, एक होता है जहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट की चलती है, एक है जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की चलती है। तो जो तीनों तरह के जो इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं उनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे वो काम करते हैं, वो हमें इसमें स्टडी करना है। आगे हमें क्या पढ़ना है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ना है, उपभोक्ता किस तरह संतुलन में आता है। उसमें जो हम कार्डिनल अप्रोच पढ़ते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ते हैं, दोनों को ही हमें डिटेल में डिस्कस करना है। अगला जो हमें क्या पढ़ना है, डिमांड क्या होती है, उसको उसके डिटर्मिनेंट कौन कौन से होते हैं। उसके साथ साथ हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, जो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है डिमांड का, उसको भी हमें डिटेल में पढ़ना है। आगे हमें प्रोडक्शन फंक्शन वाला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हमें क्या डिटेल में डिस्कस करना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न्स टू स्केल। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो रिलेशनशिप होता है ना ये वाला, इसके साथ ये टोटल प्रोडक्ट का और कहीं ना कहीं मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट का जो रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप होता है ना, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। तो जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिस्कस करें तो रिलेशनशिप जो भी बनता है उसको डिटेल में ज़रूर स्टडी करें, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम वहाँ से आता है। रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न टू फैक्टर, ये दोनों हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं। आगे देख लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, जो हम जैसे हमने केवीएस में डिस्कस किया था ना कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो कॉस्ट होती हैं, उन सभी कॉस्ट को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, और इनका आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आता है, इनके रिलेशनशिप से आता है। तो हमें इनका जो रिलेशनशिप है उसको भी डिटेल में डिस्कस करना है। फिर आप पहले प्रोडक्शन फंक्शन वाला डिटेल में टॉपिक पढ़ना पड़ेगा हमें यूजी और पीजी की बुक से। हमें कॉस्ट वाले टॉपिक को भी डिटेल में पढ़ना है, और उसके बाद हमें रिवेन्यू का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बाद क्या आता है, रिवेन्यू का कॉन्सेप्ट आता है कि एवरेज रिवेन्यू क्या होती है, मार्जिनल रिवेन्यू क्या होती है, टोटल रिवेन्यू क्या होती है, और इनका जो बेसिक क्वेश्चन आएगा कहाँ से आता है कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट करता है। तो आपको समझ आया, यहाँ तक हमें वही ये वाला सिलेबस अभी तक जो है केवीएस वाले से बिल्कुल मिलता जुलता है। अभी देखिए इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें डिटेल में डिस्कस करना है कि जो मार्केट्स होती हैं, जैसे मोनोपोली होती है, परफेक्ट कंपटीशन होती है, ड्यूओपोली होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स होती हैं उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनकी फीचर्स हैं, और किस तरह से इन मार्केट्स में परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में अगर आपको प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन करना है तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, उन सब को आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो हो गया आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट। अब जो अगला सेगमेंट है देखिए आप, अब आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक आप देखोगे ना केवीएस का सिलेबस बिल्कुल सेम है, जो आपने पिछली वीडियो भी देखी होगी मेरी, उसमें हमने केवीएस का जो डिटेल में डिस्कस किया है सिलेबस, उसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यही वाले टॉपिक जो है वो पूछे गए हैं। अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ से कौन सी स्टार्ट हो जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें नेशनल इनकम क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट्स और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसे हमने पढ़ा था ना अभी जीएनपी, जीडीपी, नेशनल इनकम में प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इनके बीच में आपस में क्या डिफरेंस है, ये हमें डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। और इनके फॉर्मूले नेशनल इनकम वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के फॉर्मूले, तो हमें इसको भी स्टडी करना पड़ेगा। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। जो सर्कुलर फ्लो होता है ना इनकम का,
उसको स्टडी करना है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड वेलफेयर को आपको स्टडी करना है। उसके बाद देखिए हमें क्या पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, मनी होती क्या है, मनी का मीनिंग, वो कैसे काम करती है, उसके फंक्शन, सप्लाई ऑफ मनी, कि मनी की सप्लाई या मनी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो इसी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंकों के क्या कार्य हैं, ठीक है। और सेंट्रल बैंक के भी काम जो है हमें करनी है। तो ये वाला जो टॉपिक है देखो, नेशनल इनकम का यहाँ से यहाँ तक का जो टॉपिक है, ये केवीएस का सिलेबस भी और एचपीएससी का जो सिलेबस है दोनों में सेम ही है। अब आइए, अब आपको गवर्नमेंट के बजट में क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, ये आप पब्लिक इकोनॉमिक्स का इसको पार्ट बोल सकते हो। किसका बोल सकते हो, पब्लिक इकोनॉमिक्स का इसको पार्ट बोल सकते हो, कि आपको गवर्नमेंट का बजट क्या होता है, उसका मीनिंग, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होते हैं, और बजट जो होता है उसके डेफिशिएट कितनी तरह, जैसे प्राइमरी डेफिशिएट होता है, फिजिकल डेफिशिएट होता है, वो सारे डेफिशिएट आपको स्टडी करने पड़ेंगे विद फॉर्मूला। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक आपका जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है आपका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। आपने अभी देखा ये वाला टॉपिक आपको पब्लिक इकोनॉमिक्स में आता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और इससे जो ऊपर वाला हिस्सा हमने डिस्कस किया वो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि मीनिंग क्या होता है ग्रोथ का, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं अल्प विकसित देशों की, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ठीक है, भुगतान शेष। ये वाला टॉपिक आप इंडियन इकोनॉमी में भी इसको काउंट कर सकते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान शेष वाला टॉपिक है जो, इसको आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों में कॉमन टॉपिक है। तो हम इसको अगर चाहें तो इंडियन इकोनॉमी में तैयार कर ले या मैक्रो इकोनॉमिक्स में, सेम ही बात है। तो हमें क्या पढ़ना है, ये अगर हम इसको इंडियन इकोनॉमी का कंसीडर करें तो हमें क्या पढ़ना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, मीनिंग क्या है, और कौन कौन से कंपोनेंट हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ते हैं। आपने देखा होगा केवीएस में भी ये टॉपिक है, केवीएस में ये टॉपिक भी है और ये भी टॉपिक है, तो काफ़ी सिलेबस इनका आपस में मिलता जुलता है। और जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी का, मैंने कहा ना इसको या तो इंडियन इकोनॉमी का मान लो या फिर आप किसका मान सकते हो, या फिर आप इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसीडर करो। अभी हम कंसीडर करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है ये। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसमें जो पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी की जो प्रॉब्लम है, इसको डिटेल में डिस्कस करना है कि इसके क्या कॉजेज रहे, इन तीनों चीज़ों के क्या क्या हम मेथड से इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज़ लाते हैं, और जैसे हमने इनकम इनइक्वालिटी को किससे मेज़र करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मेज़र करते हैं, पॉवर्टी की कौन कौन सी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, तो वो सब आपको डिटेल में डिस्कस या पढ़ना पड़ेगा। अगला देखिए आपको क्या पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी में, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया की जो प्लानिंग सिस्टम हमारा 1950 से शुरू हुआ, वो प्लानिंग सिस्टम में भी पढ़ना है। उसके हर एक प्लानिंग के फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, हर प्लान के हमें ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, उनकी क्या अचीवमेंट्स रही, क्या उन्होंने एक्चुअल टारगेट डिसाइड किए, क्या उनके टारगेट थे और क्या उन्होंने एक्चुअल में डिसाइड किया, क्या क्या कमियां रह गई उन प्लानिंग कमीशन में, और किस प्लानिंग कमीशन का क्या मोटो था, क्या ऑब्जेक्टिव था, हमें सबको डिटेल में स्टडी करना है। आगे देखिए, आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे हमें क्या करना है, 12th 5 ईयर प्लान भी हमें इंडियन इकोनॉमी में ही कंसीडर करेंगे, तो हमें 12th 5 ईयर प्लान जो है ये भी इंडियन इकोनॉमी में आएगा। तो आपने देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्लानिंग सिस्टम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, ये सब हम क्या करेंगे, इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक जो है स्टडी करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो कहाँ हमें स्टडी करना है, अगला टॉपिक आपको ये क्या है, स्टैट शुरू हो गया आपका। स्टैट से हमें क्या पढ़ना है, सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, ये आपका केवीएस के अंदर भी था ना, ये तीनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक दिया हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको कंज्यूमर बिहेवियर बिहेव किस तरह से करता है, किस तरह से रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होती है, ये जो टॉपिक है रिस्क और अनसर्टेनिटी का, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, तो ये भी हमें स्टडी करना है। स्लस्की की जो थ्योरम है, मतलब ऑर्डिनल और कार्डिनल जो अप्रोचेस में हम जो स्लस्की की थ्योरी, हिग्स की जो थ्योरीज पढ़ते हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। कंपनसेटेड डिमांड का क्या होता है, इसको भी हमें डिटेल में डिस्कस
करना है या पढ़ना है। ये वाला जो टॉपिक है ये किसका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इसके बाद देखिए कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। आप इसको मैथ में भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जो है क्या पूछ लिया जाता है हमसे, जो है इसका मैथमेटिकल क्वेश्चन निकालने के लिए बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमें ये भी करना है। और ये तो हम डिस्कस ही कर चुके हैं कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन इम्परफेक्ट कंपटीशन, कि डिफरेंट मार्केट्स में किस तरह से प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन होगा, ये भी हमें जो है इसमें डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, और हमें क्या पढ़ना है, और अब देखिए अब आपका क्या शुरू हो गया, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक, कि कंजप्शन फंक्शन किस तरह से काम करता है, कंजप्शन की कौन कौन सी हाइपोथेसिस हैं, जैसे एंडोमोदिग्लियानी ने दी थी, ठीक है, और मिल्टन फ्रीडमैन ने दी है। तो वो सारी हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, हमें सारी हाइपोथेसिस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़नी है हमें। और क्या पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ से जो टॉपिक है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टार्ट हो गए। यहाँ पर आपको कंजप्शन हाइपोथेसिस भी पढ़नी है, मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है, एक्सेलरेटर का जो कॉन्सेप्ट है, गुणक, और ये क्या है त्वरक का जो कॉन्सेप्ट है, इसको आपको डिटेल में करना है। मतलब इसमें आप जो थ्योरीज भी होती है ना मल्टीप्लायर की, डायनेमिक मल्टीप्लायर, स्टैटिक मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर कैसे काम करता है, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। बस आपने इन्होंने क्या करा, टॉपिक का नेम दे दिया, कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हमें इन दोनों ही टॉपिक को डिटेल में क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। आगे देखिए जो डिमांड की जो थ्योरीज है ना, डिमांड फॉर मनी, जो बोमोल ने दी है, टोबिन ने दी है, पेंटकिन ने दी है, ठीक है। डिमांड फॉर मनी की बहुत सी थ्योरी है, डिमांड फॉर मनी की रीस्टेटमेंट थ्योरी, डिमांड फॉर मनी की बोमोल की थ्योरीज, ये जितनी भी थ्योरीज है डिमांड फॉर मनी की, उन सभी थ्योरीज को, क्योंकि किसी भी थ्योरी का नाम नहीं दिया गया, तो इसका मतलब है कि डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की मांग के जितनी भी थ्योरीज हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हमें क्या करना है, सभी को स्टडी करना है। और देखिए और हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या पढ़ना है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही थ्योरी है, ये भी हमें पढ़नी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको इन्फ्लेशन का जो टॉपिक है, इन्फ्लेशन का टॉपिक मतलब जो कीमत में वृद्धि क्यों होती है, जैसे ये केवीएस में भी था आपका कि इन्फ्लेशन क्या है, इसके कॉजेज क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन उसके साथ इन्होंने क्या जोड़ दिया, इन्फ्लेशन भी आपको पढ़ना है। फिलिप्स कर्व, ये क्या है, फिलिप्स कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके साथ जोड़ दिया गया है। और हमें क्या पढ़ना है, हमें ऑब्जेक्टिव एंड टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, ये भी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो जो फिजिकल पॉलिसी है और जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं हमारी, वो किस तरह से गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हेल्प करती है, वो सभी ऑब्जेक्टिव्स हमें इसमें पढ़ने हैं। अब देखिए यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम ये टॉपिक किसके थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होते हैं वो किसके हैं, वो आपके इंटरनेशनल ट्रेड के स्टार्ट होते हैं। देखिए यहाँ पर है टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्त, फ्री ट्रेड क्या होता है, प्रोटेक्शन मतलब आप सुरक्षा देते हो ट्रेड में, तो उसका मतलब क्या है। यहाँ पर है थ्योरीज, ट्रेड में हम तरह तरह की थ्योरीज पढ़ते हैं ना, जैसे कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज जो रिकार्डो की है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज जो एडम स्मिथ की है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हैबरलर की है। तो ये सब आपको इंटरनेशनल ट्रेड में आपको क्या करना है, स्टडी करना है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई क्या है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कितनी इसकी मिनिस्टर, यहाँ से पता क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आता ही आता है, आपने यूजीसी का एग्जाम भी देखा होगा, उसमें भी क्या क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF क्या है, इनकी कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, तो इनका जो बेसिक जो पर्पस होता है कॉन्फ्रेंस में वो क्या होता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है पूछा जाता है। और देखिए ये वाला जो टॉपिक है डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया, ये वैसे इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स में भी आप इसको काउंट कर सकते हो कि इंडिया में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो क्या है। डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है कि किसी भी देश में डेमोग्राफी को लेकर उसको फ़ायदा है, जैसे कि इंडिया में क्या माना जाता है कि यंग पॉपुलेशन जो है, जो यूथ है हमारा, यंग जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो कल को वो इकोनॉमी की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा पार्ट लेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल में पढ़ना है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है और इंडिया को कैसे इससे फ़ायदा है, गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है, अब क्या है इन्होंने टॉपिक का नेम दे दिया, आप जितनी डेप्थ तक उसको पढ़ सकते हैं उतना ही अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन जो है कितना डेप्थ में पूछा जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता।
आगे देखिए, आगे क्या पढ़ना है हमें डेवलपमेंट के मेजर HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये आप किस में काउंट करते हैं? ये आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं। दोनों ही टॉपिक को हम किस में स्टडी करते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। इनकी रिपोर्ट्स क्या है? HDI रिपोर्ट कौन जारी करता है? PQLI क्या हमें बताता है? इंडिया की रैंक जो है, हम जैसे अब KVS के क्वेश्चन पेपर भी चैनल पे स्टार्ट किए हुए हैं, तो हमने वहाँ पर भी देखा, इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है कि HDI रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिया का इसमें रैंक क्या है, अभी तक कितनी जारी हो चुकी हैं। तो इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। तो चांसेस है कि अब फिर आए क्वेश्चन, तो हमें इनको इस तरह से तैयार करना है कि आपको करंट के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। अब वही ऊपर वाला टॉपिक आ गया कि पॉवर्टी को आपको पढ़ना है, इनइक्वालिटी क्या होती है, उसको किस तरह से मेज़र करना है। तो ये सब टॉपिक आप इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर सकते हैं। आगे देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि फंक्शनल रिलेशनशिप, जो हम ग्राफ्स का यूज़ करते हैं स्टैट के अंदर, डिफरेंट हम ग्राफ्स का यूज़ करते हैं, तो उनके बीच में आपस में किस तरह से रिलेशनशिप होता है उसको भी आपको स्टडी करना है। या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, इन तीनों ही टॉपिक्स, ये क्या है, तीनों टॉपिक किसके हैं? स्टैट के हैं ना। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर, इन तीनों ही टॉपिक्स को आपको डिटेल में करना है, क्योंकि हमने KVS के क्वेश्चन पेपर में भी देखा कि कोरिलेशन से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, मैथमेटिकल क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इंडेक्स नंबर से भी हमने 1-2 मैथमेटिकल क्वेश्चन जो है सोल्व किया था। करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसी है हमारे अंदर, जो इकोनॉमी में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फूड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट इन सब के लिए जो भी कुछ कर रही है, करंट पॉलिसीज या प्रीवियस पॉलिसी भी पेपर में वो पूछ सकता है। तो उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसीज, ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था, और फूड सिक्योरिटी, इनकी जो करंट पॉलिसीज हैं इन सब टॉपिक्स की, तो वो करंट पॉलिसीज भी पेपर में पूछी जा सकती हैं। अगला टॉपिक देखिए, अगले टॉपिक में बोला है ISLM का जो मॉडल है ना, ISLM का मॉडल, ISLM जैसे हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं, हम जो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट की हुई है हमने सीरीज, हमने उसमें भी देखा है कि ISLM से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। क्या है? इन्वेस्टमेंट सेविंग, LM होता है डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, ISLM से क्वेश्चन काफ़ी आता है, मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। और इनकी जो इफेक्टिवनेस है, मतलब इसमें जब ISLM मॉडल ऑपरेट होता है उस सिचुएशन में मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है या फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक उसमें भी आता है ISLM मॉडल का, रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, और हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी स्टडी करते हैं। पोस्ट केंजिन की जो थ्योरी है, इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन की जो पोस्ट केंजिन थ्योरीज हैं, उसको भी पेपर में पूछा जाएगा। मंडल फ्लेमिंग मॉडल, मंडल फ्लेमिंग मॉडल से UGC नेट में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप देखना इसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आएंगे। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इसमें काफ़ी सिलेबस आपका UGC नेट से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। तो आपका मंडल फ्लेमिंग मॉडल UGC नेट में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, और HPSC में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो क्या करेंगे? मंडल फ्लेमिंग मॉडल को ISLM के साथ जोड़कर एक क्वेश्चन जो है बना दिया जाता है। वो क्वेश्चन जो है आपको वो क्वेश्चन आप सही से टैकल कर लो तो आपको इन दोनों टॉपिक्स को तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो थ्योरीज हैं ट्रेड साइकिल की, जो डिफरेंट थ्योरीज है, जैसे जितनी भी थ्योरीज हैं ट्रेड साइकिल की, वो हमें क्या करनी है? सभी थ्योरीज को डिटेल में स्टडी करना है। उसके बाद आप देखिए ग्रोथ के कौन कौन से मॉडल दे रखे हैं। लुईस का मॉडल दे रखा है, हैरर, डोमर, कार्डर, सोलो, ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये चारों मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बुक से आपको ये सारे मॉडल्स करने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आ गया? फिर जो है रिग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये स्टैट का टॉपिक आ गया। इसमें आपको क्या पढ़ना है? रिग्रेशन वाला टॉपिक पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ रेट पढ़ना है, कि मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि कौन कौन से मेथड से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी मेथड्स, वो सब टॉपिक्स आपको यहाँ पर डिटेल से पढ़ने पड़ेंगे। ये दोनों टॉपिक्स KVS के अंदर भी हैं आपके, और इसमें भी है।
जो प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है स्टैट का, जो हम यूजी पीजी में पढ़ते हैं, तो उसको भी आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर देखिए ये फिर वही सेम बात आ गई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिबरल एलपीजी की जो पॉलिसी है वो जो हमारी केवीएस के अंदर भी है और इसके अंदर भी देखो दे रखी है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एक्सटर्नल फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। ऐसा है कि जो और फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए गए या जो जो सी कमेटीज़ बनाई जाती हैं, जैसे टैक्स में कमेटी बना दी या रिफॉर्म्स की जो कमेटीज़ बनाई जाती हैं, तो उनको भी आपको डिटेल में पढ़ना है। अब देखिए इंटरनेशनल ट्रेड में हमने अभी बात की, वहाँ पर इन्होंने एक्शरोलिन का नेम नहीं दिया, तो इन्होंने नीचे दे दिया कि आपको जो एक्शरोलिन की थ्योरम है, इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है, उसको भी आपको पढ़ना है। करंट में हमारी जो फॉरेन की जो ट्रेड पॉलिसी है, आज जो करंट टाइम में गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो उसने अपनाई हुई है हमारे देश के लिए, तो उन सभी पॉलिसीज़ को भी हमें क्या करना है, स्टडी करना है। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, अगला क्या हमें पढ़ना है, हमें इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ट्रेड ऑफ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आप ये क्या है, ये हमारा एक इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इन्वायरमेंट और इकोनॉमी कि एक तरफ आपको इन्वायरमेंट को भी बचाना है, एक तरफ आपको डेवलपमेंट भी करना है। अगर हम इन्वायरमेंट को ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं तो डेवलपमेंट हमारा रुक जाता है। तो किस तरीके से इन्वायरमेंट में और जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है उनके बीच में ट्रेड ऑफ चलता रहता है, और फिर उसमें आपको किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, इस कॉन्सेप्ट को, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को रिलेट करके आपको इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है इसको डिटेल में पढ़ना है। अब देखिए बस यहाँ पर हमारा जो एचपीएससी का, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो स्क्रीनिंग का एचएसएससी का जो सिलेबस है, सॉरी एचपीएससी का पीजीटी इकोनॉमिक्स का, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपने देखा कि यहाँ पर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, स्टैट, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सॉरी हो गया इंडियन इकोनॉमी, तो यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस भी है। तो जितनी भी इकोनॉमिक्स के पार्ट्स हैं उन सब से आपका क्वेश्चन आएगा। तो ये सिलेबस थोड़ा बहुत तो केवीएस से मिलता जुलता है, और कहीं ना कहीं ये यूजीसी नेट का आप इसको कॉपी कह सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट के अंदर भी आपका लगभग ये सारे टॉपिक सिलेबस के होते हैं। तो आपका जो ये पीजीटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, आपको 11th-12th की बुक से काम नहीं चलेगा। आपने जो यूजी पीजी में जो बुक्स पढ़ी हैं उन्हीं को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो सिलेबस का डिस्कशन है होता है। आई होप सो आपको समझ आया होगा कि आपको माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल, जीडी और इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। हमारे चैनल पे बहुत सी वीडियोस जो हैं क्वेश्चन पेपर्स की हो चुकी हैं और आगे भी चलती रहेंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।